नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी जो है सीरीज ए यानी सेट ए के 68th बीपीएससी पेपर एनालिसिस सीरीज में चल रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो शूट कर चुका है, एक से लेकर 50 और फिर 50 से 100। तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख ले कि कम से कम आप लोगों को थिंकिंग करने का अप्रोच में परिवर्तन आ जाए कि यूपीएससी कैसे थिंक करवाती है और वर्तमान में बीपीएससी जो 68 से जो अपने पैटर्न में चेंजिंग लाया है, यूपीएससी पैटर्न को जो फॉलो किया है, आखिर उस पैटर्न को कैसे हम लोग को डील करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्रोच डेवलप करना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 101 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 101 में क्या कहता है? 101 में कहता है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले चीनी उद्योग के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहले बढ़ते हैं कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि चीनी आप जानते हैं चीनी उद्योग जो होता है, जब हम गन्ना का जो वेट होता है, जब उससे हम चीनी प्राप्त करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वजन कम हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही है। आप हाल में देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो प्रोडक्टिविटी है, खासकर शुगर प्रोडक्टिविटी जो है, वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा कहता है कि उत्तर प्रदेश जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, ये सेकंड उत्पादक है। अब देखिए, ये तो हो गया कि उत्पादक से रिलेटेड। यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात किया जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल गन्ना उद्योग का, गन्ना का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उत्पादक की बात चीनी का, इसीलिए महाराष्ट्र भी सही है और ये भी सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 102 में क्या कहता है। 102 में कहता है कि ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु के अंत में पूर्व मानसून वर्षा, यानी मानसून से पूर्व की बात हो रही है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से इस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर मैप से समझने की कोशिश करें इसको, तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर क्या चीज कहाँ पे है। अब देखिए, केरल की बात हो रही है, यानी केरल और कर्नाटक की बात हो रही है यहाँ के बारे में। ठीक है, तो ये जो होता है, यहाँ के चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या? मैंगो सोबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो सोबर, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए, ये तो मेरा आंसर आ गया मैंगो सोबर। लेकिन अब हम लोग दूसरे ऑप्शन नंबर ए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है ब्लॉसम शॉबर्स है। ब्लॉसम शॉबर्स का मतलब होता है एक, अब दूसरा नाम आप एनसीईआरटी में देखेंगे चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम क्या होता है? ये कर्नाटक से संबंधित है। इसका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। यहाँ पर कर्नाटक का पार्ट आ जाता है स्पेशली, ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं केटी, कर्नाटक से। अब आता है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर का संबंध जो है बेसिकली यहाँ वाला क्षेत्र जो है, खास तौर पे जो कह सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल का वाला पार्ट हो गया, यहाँ लिख देते हैं वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ये क्षेत्र कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इसको बोलते हैं नार्वेस्टर वाला पार्ट। अब देखिए दोस्तों, ये तो मेरा ये भी क्लियर हो गया, चेरी ब्लॉसम भी हो गया, नार्वेस्टर भी हो गया, और केरल से। तो कितना इजीली तरीके से हम लोग ने एक ABC का आंसर हम लोग को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे में आगे अब देखते हैं कि 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 103 कहता है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। सबसे पहली बात गर्म की बात आती है, तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वातावरण गर्म का, मान लिया जाए ये मेरा क्या हो गया, ये वातावरण है, ये मेरा क्लाइमेट हो गया। ठीक है, ये मेरा वायुमंडल का क्षेत्र है। ये मान लीजिए कि सूर्य है। ये सूर्य से जब सनलाइट आती है, ठीक है, प्रवेश करती है, ये प्रवेश करने के बाद ये जब आती है तो इसको बोलते हैं क्या? अल्ट्रा वायलेट, यानी विजिबल। क्या बोलते हैं? विजिबल बोलते हैं, यानी दृश्य बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। अब दृश्य प्रकाश जो होता है आपको खासकर क्या होता है? लघु तरंग होता है। क्या होता है? लघु तरंग होता है। लघु तरंग मतलब शॉर्ट वेव्स होता है। जब ये प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करने के बाद क्या होता है, यहां से टकराने के बाद क्या होता है, जब इधर की ओर जाती है तो ये
इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। क्रॉस नहीं कर पाने के कारण क्या हो जाता है, फिर से नीचे की ओर आ जाता है। और इस कारण से क्या हो जाता है, ये मेरा क्लाइमेट गर्म हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है। और ये गर्म हो जाता है। अब यही पूछ रहा है गर्म होने के बारे में। ये हो गया सूर्य से आने वाली प्रकाश लघु तरंगे, और ये प्रकाश को हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रकाश। क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंग बोलते हैं, दीर्घ तरंग बोलते हैं। जब ये दीर्घ तरंग बोलते हैं, और इसको बीपीएससी ने एक बार पूछा था पीवाईक्यू में, इसका नाम क्या है इस तरह का, जिस प्रकार हम लोग देख लिए कि आने वाली को विजुअल वेव्स बोलते हैं या अल्ट्रा वायलेट वेव्स बोलते हैं, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं। अब इंफ्रारेड का मतलब हिंदी में अब जानते हैं, अवरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंग बोलते हैं। चलिए हम लोगों ने यहां संबंधित, अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन देख लिए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, बिल्कुल सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, 104। दोस्तों इसी के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को कि कमेंट्स में एक बातें आई है कि सर वीडियो लंबा हो रहा है। तो वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यदि आंसर करवाना होता तो मैं आपको बहुत जल्द आंसर करवा दूंगा, 10 मिनट में भी मैं टिक लगवा सकता हूं। लेकिन कतई मेरा मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब की में कि मेरा यूट्यूब जैसे अनेकों यूट्यूब आप देखेंगे 10 मिनट में 15 मिनट में आंसर करवा करके 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सीरीज को देखने के बाद अपना नजरिया बदलें कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे हम लोग को क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए, और अप्रोच करने के साथ साथ हम अपने नॉलेज को इन्हांस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग होने के बाद आपको याद होगा 67 का कट ऑफ कितना गया था, 112, और 68 का कट ऑफ कहाँ चला गया, 91। आखिर क्यों इतना बड़ा अंतर हो गया? इसके अंतर के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है, इसके रीजन है कि आखिर नजरिया कैसा है। बीपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया, इसीलिए हम लोग अपने नजरिए को जब तक नहीं बदलेंगे हम लोग का प्रीलिम्स नहीं होगा। इसीलिए प्रीलिम्स फाइनली क्वालिफाई करके मेंस लिखने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग पढ़ने के नजरिया को बदलेंगे, क्योंकि मेरा जो यूपीएससी का अनुभव है वो अपने यूपीएससी के अनुभव को बीपीएससी में अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? अब देखिए, अगर मैं थोड़ा देर के लिए बात करूं कि अगर इस तरीके से मेरा अगर बिहार है, ठीक है, अगर ये मेरा बिहार है, अब कहता है कि अब जानते हैं कि ये जो टोटल कुल मिलाकर के है, यहां से अगर बात करें, कहता है कि सबसे अधिक कहां होना चाहिए, तो ये कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट है। जो 7 डिस्ट्रिक्ट किसका है, नेपाल का है। ये किसका है, नेपाल का है, जो नेपाल से बिहार का जुड़ता है। ये इधर वाला झारखंड वाला क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल वाला पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में 3 जिला है। अब इधर से आते हैं झारखंड वाला, ये झारखंड वाला पार्ट जो है यहाँ से 8 जिला है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इधर वाला जो उत्तर प्रदेश का है, यूपी वाला, यहाँ से भी 8 जिला टच करता है। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश भी सही है और ये झारखंड भी सही है, ठीक है। अब इसका पश्चिम बंगाल में 3 है, तो बताइए यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम 8 है। इसी कारण से इसका क्या हो गया आंसर, डी हो गया। अब देखिए मैं इसके आंसर भी, डिस्ट्रिक्ट जो है एक उत्तर प्रदेश और इधर से आंसर झारखंड से आंसर कौन कौन सा होगा मैं बताने के लिए ऊपर से लेकर के पश्चिमी चंपारण से लेकर के मैं यहाँ तक बता दूंगा, रोहतास तक, और यहाँ रोहतास से लेकर के यहाँ तक मैं किशनगंज तक क्या कहते हैं ये बता दूंगा, भागलपुर तक कि कौन होगा। लेकिन हमें चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा विथ नेम के साथ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं 105 में। 105 में क्या कहता है, 105 में कहता है कि निम्नलिखित में से भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलगाड़ी का बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन। दोस्तों सच पूछिए ये प्रश्न को देख करके मेरा तो दिमाग चौंक गया कि इसका आंसर कैसे ठीक करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कहलगांव को भी जानते हैं, क्योंकि बीपीएससी का कई बार भागलपुर जाना हुआ तो भागलपुर कहलगांव भागलपुर में है। पीरपैंती को भी हम जानते हैं कि पीरपैंती भी भागलपुर में है। अम्मापाली के बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या ना करें, निगेटिव मार्किंग है। सच पूछे दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, इसको आप स्किप करना सीखिए। क्योंकि आज तक बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं किया था, 68 से निगेटिव मार्किंग अप्लाई किया है। इस टाइप के प्रश्न से बचना सीखिए, क्योंकि बचने से ही फायदा होगा, निगेटिव आपका कम होगा। बट मैं आपको चाहता हूं आंसर बताना, तो देखिए सबसे बड़ा आंसर इसका क्या है, 105 का अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, जिसके बारे में कोई जानकारी सच पूछिए मुझे नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर मैं रहता तो इसको स्किप करके चलता है, इसीलिए आप लोग भी स्किप करना सीखिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
106 कहता है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ कहता है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार। बिल्कुल सर, रोहतास में हम लोगों ने देखा है कि पाइराइट का सबसे सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट कहता है, ये सही भी है। नेक्स्ट कहता है कि चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन के बारे में बात हो रही है। लाइम स्टोन जो है भभुआ यानी कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता। बिल्कुल सही है, लाइम स्टोन यहाँ है। फिर कहता है जमुई सोने के भंडार पाए। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया था, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के भी रिपोर्ट में आ चुका है कि जमुई में सोने का भंडार है। इस प्रकार से तीनों सही होने के कारण इसमें एक भी आंसर मुझे नहीं लग रहा है जो तीनों सही होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। दोस्तों देखिए कैसे अप्रोच कैसे करना है। आखिर अगर सिंपल वे में लोग क्या करता, कोई ना कोई एबीसी में से टिक कर देता, लेकिन अगर आप सच में अगर पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, तो ये आपको तीनों का तीनों आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 107 में कहता है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु। दोस्तों ये सच पूछिए तो ये PYQ है। आप लोग आपका अगर PYQ एनालिसिस बेहतरीन है तो आप इस रिवर को जरूर जानेंगे। इसका एक नाम निरंजना भी है, निरंजना। ठीक है, एक नाम, अनदर नाम निरंजना कहा भी जाएगा। फल्गु का दूसरा नाम क्या है? तो निरंजना। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न में, किन नदियों के संगम से बनती है? दोस्तों देखिए, अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं इस प्रश्न में, हम ट्रिक्स का अप्लाई क्योंकि यूपीएससी के एस्पायरेंट होने के कारण मैं इसको ट्रिक्स के मेथड से बनाना चाहूंगा। कि कहता है कि फल्गु, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी हमको पता है कि सोन नदी अमरकंटक से निकल के हम लोग आप देखे होंगे पिछले वाला वीडियो जो 50 से 100 तक है, उसमें मैंने सोन के बारे में विस्तृत जानकारी बताया है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए कि सोन नदी अमरकंटक से निकल करके डायरेक्ट गंगा में मिलती है पटना में। ठीक है, तो कैसे फल्गु नदी का जो स्थान है साहब मैं आपको बता दूं, बोध गया है। ठीक है, अब बताइए बोध गया गया कहाँ है और ये पटना कहाँ है? मिलन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। सोन नदी को मैं कट कर दूंगा। अब आता है ऑप्शन बचता है CDE। आप कहेंगे सर हो भी सकता है कि डी भी हो सकता है, सॉरी ई हो सकता है या तो सी हो सकता है। ये तो होगा नहीं कभी, अब नहीं होगा। तो यदि मान लिया जाए इसमें कोई एक हो सकता है, लेकिन जब आप फल्गु नदी का विकीपीडिया चेक करेंगे, मैं इसका विकीपीडिया, आप लोग भी विकीपीडिया चेक करें, मैं चाहता हूं विकीपीडिया को आप अपना दोस्त बनाएं। चेक करेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा मोहाना और लिराजा नदी के बारे में। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। दोस्तों मैं आगे चलता हूं 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? दोस्तों देखिए सच पूछिए तो चाय बागान अगर मुझे सिंपल माइंड में आता, क्योंकि सामान्य सी अवस्था है कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा हुआ था कि चाय जो है हमारे यहाँ बिहार में जो है अगर देखा जाए तो इस वाले सेक्शन में पाया जाता है। यानी कि ये सेक्शन कौन हो गया? ये हो गया आपको किशनगंज वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, हंसी आती है, ये किशनगंज मुझे पता है, अब ये नहीं पता है कि भाई साहब क्या कहते हैं ठाकुरगंज है कि बहादुरगंज है, ये सुपौल है। एक असर से मैं मान लिया कि सुपौल को काट भी दिया, फिर भी मुझे ठाकुरगंज बहादुरगंज में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी चलते हैं, हाउ टू अप्रोच, क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या तो आप मारे कोई एक आंसर, या तो मारे डी आंसर, या तो मारे कोई ई आंसर। लेकिन इसको जो है ठाकुरगंज, ठाकुरगंज इसका आंसर होगा। ठाकुरगंज किशनगंज में ही पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात दोस्त, बहादुरगंज भी ठीक किशनगंज में ही है। सबसे बड़ी बात यह है, यहां समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे गलती देखिए बीपीएससी कितना करवा रही है। ठाकुरगंज भी किशनगंज में है और बहादुरगंज भी है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ये तो साहब जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना आप जानते हैं फेमस क्वेश्चन है, तो आप यहां से कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, ना ही ट्रिक्स की बात हो रही है। फिर भी अगर ट्रिक्स लगाना ही हो आपको, अगर मैं कहता हूँ ट्रिक्स की बात, ट्रिक्स और एलिमिनेशन, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि आरोही मतलब कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए क्रम। तो आप देख लीजिए कि इसका जो है ये सिवान सबसे ज्यादा कहाँ है? सिवान में है। कम हो, सबसे ज्यादा कम है तो आप मधेपुरा में क्या है? सबसे ज्यादा है। मधेपुरा में क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसका सबसे कम है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है कि 110 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योग
कृषि आधारित उद्योग। दोस्तों ये भी एक पी वाई क्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार का जो है कृषि आधारित उद्योग होता है, या उसमें लिख दिया है कि किस खाद्य का है तो प्रभुत्व है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बिहार से बिलोंग करने वाले हैं, तो हमको पता है कि हमारे बिहार में क्या होता है। हमारे बिहार में अधिकांश किसान क्या करते हैं, गेहूं कर देगा, गेहूं, गेहूं के बाद चावल, उसके बाद क्या करते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज। अब बताइए, खाद्य आधारित है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब। अब साइंस शुरू हो गया दोस्तों, इसमें और मजे से करेंगे, आपको साइंस में और मजा आने वाला है। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, देखिए ये मेरा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब कहता है कि यहां से कोई अगर बिंब चला, अब बिंब चलने के बाद यहां कंसंट्रेट करेगा, कंसंट्रेट करने के बाद क्या होगा, कंसंट्रेट करने के बाद क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया और ये सी हो गया, सेंटर हो गया, फोकस हो गया। अब देखिए कि अगर कहता है कि काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है तब प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो इसमें सच पूछिए तो जेबरा। अब कहता है कि जेबरा, यहां बात ही नहीं हो रहा है जेबरा का, तो जेबरा क्यों हम करेंगे सर, इसको कैंसिल कर दीजिए ना। फिर कहता है क्या, काली पट्टी वाली घोड़ा। अब घोड़े की तो बात है, लेकिन देखना पड़ेगा कम चमक वाला घोड़ा। अब देखिए, अब कहते हैं काली पट्टी वाला, कोई एक ही होगा सर, या तो काली होगा। अब ये इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, अब कहता है काली पट्टी वाला, काली पट्टी चाहिए और ये कम चमक वाला। सीधी सी बात, ये जो मेरा होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। अब जब आभासी बनेगा, आभासी मतलब क्या, कम लाइट, कम चमक, कम चमक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कम चमक वाला होगा। चलते हैं आगे, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 क्या कहता है, 112 कहता है कि ध्वनि, साउंड की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये आयाम, आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। तो एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं है, ध्वनि की वेवलेंथ, बिल्कुल सही है, ध्वनि का तरंग धैर्य, ये ध्वनि का तरंग धैर्य से ही हम लोग ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करते हैं। वेलोसिटी, ध्वनि का वेलोसिटी से ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलती। तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। अब देखिए, यहां नाम दे दिया फोटो, तो आप सोचेंगे फोटो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक में क्या आप यूज करते हैं, एक कहता है फोटो उत्सर्जक, फोटो डायोड। फोटो डायोड का मतलब तो एक चेंजिंग करने वाला होता है, तो ये कैंसिल हो गया। उत्सर्जक, अब यहां पर डिजिटल एप्लीकेशन में उत्सर्जक क्या करेगा, ये कैंसिल। अब आता है फोटो वोल्टिक सेल, बिल्कुल सही है, फोटो वोल्टिक सेल। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए। फोटो वोल्टिक सेल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सोलर सेल। क्या बोलते हैं, सोलर सेल। सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट क्या करता है, स्टोर कर लेता है एनर्जी के रूप में, सोलर सेल के रूप में। इसीलिए क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में, डिजिटल एप्लीकेशन में हम लोग सोलर सेल का यूज करते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कहता है 114 नंबर कि बॉल बैरिंग, ये बॉल बैरिंग का उपयोग, ठीक है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि बॉल बेयरिंग भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। प्रश्न ये था पीवाईक्यू में कि बॉल बेयरिंग लगाने से क्या रोटेशन होता है, उसमें क्या चीज़ की कमी होती है या क्या चीज़ वृद्धि होती है। तो दोनों के जो मेन, अगर मान लिया जाए ये बाइस्किल है, ठीक है, ये बाइस्किल का अगर मान लीजिए कि उसका क्या है, उसका व्हील है, अब बीच में हम लगा दिए तो इसका क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं, कहता है कि एस्थेटिक घर्षण को निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बता रहे हैं, ये ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि कोई एक बॉल बेयरिंग लगाने से ये मेरा क्या हो जाएगा, इस टाइप का। अब ये ड्रैग मतलब खोदने की बात, ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा। अस्पी घर्षण, अब बताइए इसका मतलब होता है ये कि अब उसके किसी चीज के ऊपर ओवरलोड हो गया है, इसको क्या कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ये कैसे होगा, यहां पर बॉल बेयरिंग स्लाइड कैसे करेगा। अब बॉल बेयरिंग मतलब कोई ना कोई गोला की बात करेगा। अब देखिए सी, रोलिंग घर्षण, बिल्कुल आंसर सर यही होगा,
हम लोग ये सीखते हैं हाउ टू अप्रोच रोलिंग घर्षण फ्रिक्शन कैसे। मान लिया जाए यही इसी का बात किया जाए कि अगर करेगा तो ये गोला की बात करेगा, रोलिंग क्या, और यहाँ पर बात भी कर रहा है बॉल बेयरिंग भी गोल होता है, ये भी गोल होता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर स्लाइड की बात कर रहा है और यहाँ पर ड्रैग की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। चलते हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन। 115 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। ठीक है, ये गोलकीपर जो है किस प्रकार सक्षम बनाता है, क्यों करता है ऐसा? अब मैं बता रहा हूं। सच पूछे, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, आप कहेंगे कैसे, मैं बता रहा हूं। बीपीएससी में पूछा गया था कि कोई क्रिकेटर जो है अगर कोई बॉल ऊपर से गिरती है तो कैच लेते समय उसकी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। ठीक है, हाथ को पीछे क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अपने उसके मोमेंटम को कम किया जाता है। क्यों मोमेंटम को? तो मोमेंटम जानते हैं P इजिकल टू mv होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेलोसिटी मतलब वेग। अब दोनों का मल्टीपल की बात हो रही है। अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचा से आ रहा है, उसका अपना एक मास होगा यानी वेट होगा। अगर वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मल्टीपल कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो हमको चोट ज्यादा लग जाएगा। इसी कारण से हम लोग पीछे करते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है कि हाथ को क्यों पीछे करते हैं। तो हाथ को पीछे करने के पीछे कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि जैसे कि चोट कम लगे उसको गोलकीपर को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अप्रोच कैसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप अप्रोच करना सीख जाएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर कमीशन के द्वारा पूछा जाएगा ना, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आप जरूर डील कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, क्या है? अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये जो हम जो जानते हैं बीटा बीटा किरण क्या होता है, ये बीटा किरण जो होता है, ये होता है चार्ज क्या होता है इसका, बीटा का ये निगेटिव होता है। ठीक है, अल्फा का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये अब हम बता रहे हैं कैथोड क्या है? कैथोड कुछ और नहीं है सर, ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉन का जो ही एक पुंज है, इलेक्ट्रॉन का ही क्या है, बिंब है। और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, ये निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड माने निगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का पुंज हो गया। अब बताइए, अब लेकिन यहां बात है रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम लोग का क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने तीनों के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लिया। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले जो हमने बीपीएससी का सीरीज करवाया है वो कैसा लगा आप लोग को, आप लोग जरूर कमेंट करें। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से बीपीएससी को अप्रोच करना सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, इससे मुझे सहायता मिलेगा कि 66 को भी हम अप्रोच इसी तरीके से करने का एनालिसिस करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आयोग के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। और रिपीट ही नहीं होता है, आप एक बात याद रखिएगा, जो एक्टिव एस्पेरेंट है खासतौर पे, वो बहुत ज्यादा मार्क्स से फेल नहीं करता है। वो मुश्किल से 1 मार्क से, 2 मार्क से, 3 मार्क से अधिक 5 मार्क से। तो एक्टिव एस्पिरेंट की अगर आप हैं तो यही 5 मार्क्स हमको क्या करना है, बढ़ाना है औरों की तुलना में। और यही औरों की तुलना में पीवाईक्यू ही आपको करवा सकता है। जब पीवाईक्यू पे आप गहन अध्ययन करेंगे तभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, केंद्राभिमुख मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर रहा है। सेंट्रीपिटल किसके लिए जिम्मेदार है? अब जानते हैं सेंट्रीपिटल। मान लिया जाए कि ये मेरा एक सर्कल हो गया, सेंट्रीपिटल का मतलब हुआ ये एक सेंटर हो गया। मतलब क्या हो जाता है, केंद्र के साथ क्या होना चाहिए, बंधा होना चाहिए। ठीक है, केंद्र डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर होना चाहिए। तो अब ये होता है, क्या होता है इससे, क्या होता है कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं सर बताऊं, आंसर तो आपने जान लिया। अब देखते हैं क्या सच में यही आंसर हमको मारते एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो। अब देखते हैं, वस्तु को सीधा रेखा। साहब आप बताइए कि जब यहाँ सेंट्रीपिटल की बात हो रहा है सर्कल में, तो सीधा क्यों गमन करेगा, ये कैंसिल। अंतरिक्ष की वस्तु, अंतरिक्ष में ऐसा कहीं कोई बात नहीं होती है। उसमें भी जब अंतरिक्ष में कोई वस्तु रहेगा तो वो तो मूवेबल होता, अपने इंडिपेंडेंटली होता है, उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता उसको। इसीलिए ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अब इसीलिए ए आंसर है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट 118 पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन।
साहब आप लोग यदि चाहते हैं कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं बाइलिंगुअल बोलते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल हम बोलते हैं तो आप लोग हिंदी देखें या इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग आपको उतना ही मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग इंग्लिश को भी देख सकते हैं, हिंदी को भी सकते हैं। अब 180 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है, शामिल होता है। अब देखिए ऊर्जा परिवर्तन में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। कहता है यहाँ स्थितिज ऊर्जा मतलब स्टैटिक एनर्जी से ध्वनि अब बताइए जब फ्रिक्शन करेगा तो फ्रिक्शन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा या रोटेट करना पड़ेगा। अब रोटेट करना पड़ेगा, इसके लिए स्टैटिक हो गया होगा, तो कैसे होगा साहब, ये कैंसिल कर दीजिए आप। अब फिर कहता है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, साहब ये कैसे होगा, यहाँ फ्रिक्शनल की फोर्स की बात कर रहा है, यहाँ रासायनिक की बात कर, ये भी कैंसिल हो गया मेरा। अब कहता है यहाँ पर गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब स्वाभाविक सी बात हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में ही तो फ्रिक्शन होता है, इसी कारण से मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, उष्मा ऊर्जा में हम लोग चेंज करते हैं। तो अब हम लोग सी आंसर कंफर्म। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न के पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, 119 क्या कहता है, कहता है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे, सच पूछे दोस्त, ये भी पी बाई क्यू है। पी बाई क्यू कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीके से बता रहा हूं कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए बस हो गया, बस के अंदर का जो पार्ट है वो हो गया कंपार्टमेंट। यहां पर हमारे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, ये ड्राइवर साहब का क्या हो गया, स्टेयरिंग हो गया। हम लोग कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। अब बताइए अगर कोई ड्राइवर साहब क्या बोल रहे हैं, अचानक दाईं ओर मोड़ना है ना, इस डायरेक्शन में क्या करना, मोड़ेगा। तो यदि इस डायरेक्शन में मोड़ेगा तो आप प्रैक्टिकली फील करिए, आप किधर की ओर मूव करते हैं, आप इधर की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे याद रखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब देखिए इस तरीके से आप समझ लिए, कभी नहीं भूलेंगे। अब आंसर करने की कोशिश कीजिए, ये दाईं गया तो ये इसका बाईं आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, यानी बाईं ओर झुकेंगे। देखिए कितना तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और कभी ना भूलने वाला साइंस हम लोग आज सीरीज करते हैं। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, 120 क्या कहता है, 120 कहता है, और कभी भी दोस्तों एक बात मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, खासकर बीपीएससी में जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो तो खैर साइंस को साइंस तरीके से लेते हैं, बट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रटने से आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे, अधिकांश क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, और आप निगेटिव अप्लाई होने के बाद गलतियां ज़्यादा होगा। इसीलिए रटने की बजाय अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पर फोकस कीजिए। और हम प्रयास करते हैं आपको हाउ टू अप्रोच, और दूसरा कैसे ट्रिक्स और टेक्निक के माध्यम से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव, ये टेंशन की बात हो रही है दोस्त, ये तनाव मतलब वो मत समझिएगा, ये टेंशन मतलब उसमें टेंशन होता है, टेंशन की बात हो रही है। ठीक है, में समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है। दोस्त देखिए ये कुछ नहीं करता, ये एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, जी नहीं सर। ये फ्रिक्वेंसी के बारे में बात कर, तीव्रता के बारे में बात कर रहा है, जी नहीं सर। अब मैं बात कर रहा हूं, अब ये जो क्या कहते हैं, ये तीव्रता मतलब इंटेंसिटी के बारे में, ऐसा नहीं बात है। क्या कहता है कि ये जब ऑर्केस्ट्रा में बैठता है तो 10 वाद्य यंत्र वाले होते हैं, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, ये क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी मैच करने की कोशिश करता है। आवृत्ति के सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी कारण इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग 121 पे मतलब 121 पे चल। तो फ्रेंड्स हम लोग 121 में देखते हैं कि पदार्थ कोई मैटर की बात कर रहा है के रूप में का कोई निश्चित आकार, निश्चित फिक्स्ड शेप की बात कर रहा है, नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। यानी कि हम लोग पढ़ लिए कि निश्चित आकार नहीं होना चाहिए और निश्चित आयतन होना चाहिए। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है। अब देखिए दोस्त, ये क्रिप्टन क्या है, क्रिप्टन, हम लोग जानते हैं क्रिप्टन के बारे में कि क्रिप्टन क्या है, एक इनर्ट गैस है।
ठीक है, ये क्या है, एक गैस है। अब इनर्ट गैस है, इस गैस के बारे में प्रॉपर्टीज क्या होती है, नो फिक्स्ड साइज। अब उसके बाद कोई आकार नहीं होता, नो ही फिक्स्ड आयतन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के बारे में क्या जानते हैं, उसका जिस शेप में रखेंगे आप उस शेप में बन जाएगा। आप एक बोतल में भी रख सकते हैं, एक ड्राम में भी रख सकते हैं, इसीलिए कोई निश्चित आकार नहीं, बिल्कुल सही। एक निश्चित आयतन, बिल्कुल सही, यानी 1 लीटर तो 1 लीटर, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। अब देखते हैं क्रिप्टन के बारे में, जान लिया कि ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं कार्बन स्टील। जब ये कार्बन स्टील के बारे में जानते हैं, इसके पास क्या होता है, शेप भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और क्या होता है इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर बी हो गया। हम लोग इस तरीके से जब एग्जामिनेशन हॉल में जब अटेम्प्ट लेंगे, तो मैं मजे से कहता हूं कि आपका आंसर गलती हो जाए ये तो मैं कभी मान ही नहीं सकता। और साइंस को साइंस तरीके से लेना है, प्रैक्टिकली फील करना है, रटने पर कम फोकस कीजिए। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है, इन्हें इसे उभयधर्मी के बारे में बात करना है ना, एम्फोटेरिक। उभयधर्मी का इंग्लिश क्या होता है, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक के बारे में बात कर रहा है ना, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जांपल कौन है। दोस्तों देखिए, इसके बारे में मैं जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। एम्फोटेरिक में कोई खास आपको जानने की, एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिया हुआ है। क्या क्या एग्जांपल है मैं आपको ये बता देता हूं, एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाया हूं तो मुझे पता है। एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ एग्जाम्पल Al2O3, दूसरा एग्जाम्पल है ZnO, तीसरा एग्जाम्पल है PbOl, मतलब लेड ऑक्साइड। यही 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर आपको याद रहता तब ठीक है, अगर मान लिया जाए, आप कहेंगे सर मान लिया जाए कि अगर इस तरीके से हो तो कैसे किया जाए। अब मैं बता रहा हूं, एक तो देख लिए कि Al2O3 और ZnO, आंसर तो मेरा निकल गया, लेकिन एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला कि PbO मतलब क्या, जो लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब हम आपको, अगर आप कहें तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूं, अप्रूफ करके दिखाता हूं ये एम्फोटेरिक कैसे होता है। ठीक है, जिससे हम लोग रटे नहीं, कम से कम रटने की हम लोग का जो है ना, साइंस में रटना ना पड़े। अब इसमें कहता है, अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या कहता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हम Al2O3 से लेते हैं, Al2O3 प्लस HCl gives to AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए दोस्त, क्या कहता है, नमक और पानी बनना चाहिए ना। सबसे पहली बात, AlCl2 नमक है, मतलब साल्ट है। ये क्या है मेरा, वाटर मतलब पानी है। अब देखिए, HCl जानते हैं आप, एसिड है, एसिड मतलब अम्ल है, और ये आप जानते हैं बेस मतलब क्षार है। इसी प्रकार से ये वेरीफाइड हो गया, इसी प्रकार से होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, 103 सॉरी 123। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। दोस्त ये तो कई बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड ये है, बिल्कुल सही है। मीथेन है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तो मेरा होगा दोस्त आंसर। अब इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। अब ये 3 के सिवाय सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, हम सबसे जानने की कोशिश, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ये है जलवाष्प का। क्या है, जलवाष्प का सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा। अब आता है नेक्स्ट में क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। नेक्स्ट है क्या, PFC। नेक्स्ट क्या है, SF6। नेक्स्ट क्या है, ओजोन का भी काम आता है। इतने सारे अगर आपको माइंड में याद रहेगा, कई बार तो बीपीएससी ये पूछ चुका है कि सबसे ज्यादा बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जलवाष्प का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और आंसर लिया है। इसी प्रकार से अगर इतना चीज याद है तब आप इसका आंसर बहुत इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते 124 पे, यानी 124 नंबर पे। मैं उम्मीद करता हूं आपको साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का नजरिया बदल जाएगा। 124 मतलब 124 नंबर क्या कहता है, अम्ल धातु कार्बोनेट अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है।
ठीक है, अब देखिए, हमको नहीं मालूम कौन सी गैस मुक्त करती है, मैं कोई एग्जाम्पल से प्रूफ करता हूँ इसको, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, कोई अम्ल ले लेते हैं, 2HCl, ठीक है। आप कोई कार्बोनेट ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, MgCO3 गिव्स टू, क्या बना इससे? सबसे पहली बात, MgCl2 बना। दूसरा क्या बना? और बाई प्रोडक्ट में जल बन गया। और क्या बना दूसरा? CO2 बना। अब बताइए, अब देखिए इसमें क्या आकार, अभी की क्या गैस, यहाँ गैस की बात हो रही है दोस्त, पानी की बात नहीं कर रहा है, गैस की बात, ये गैस की बात, ये उड़ जाता है। तो यहाँ गैस की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 125 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है 125? क्या कहता है? HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? दोस्त इसका आंसर ऑक्जेलिक एसिड है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी इसका दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 12 में मिल जाता है। चलते हैं हम लोग आगे, आखिर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, हम लोग आंसर जानने की तो कोशिश कर नहीं रहे हैं। अब चलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, ठीक है, ये हो गया एसिटिक एसिड का। दूसरा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? ये H2CO3, जस्ट अभी कार्बोनिक के बारे में बात की थी, ये हो गया मेरा। अब मिला के देखिए कौन आंसर होना चाहिए। ऑक्जेलिक के बारे में जान गए, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट पे, 126। 126 क्या कहता है? कहता है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है, ठीक है, उनमें से एक में आसुत जल, मतलब डिस्टिल्ड वाटर, दोस्त आसुत मतलब डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब कहता है आसुत जल, और अन्य दो में, एक में अम्लीय है विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है ब्लू हो जाएगा सर, यानी नीला हो जाएगा? अब देखिए, अब सच बताऊं तो मेरा एक ट्रिक्स है, आप इस ट्रिक्स को अपने दिमाग में या अपने ब्लड में मिला लीजिए। ट्रिक्स मेरा क्या है? सो हम ट्रिक्स ये बनाए हैं, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, यानी बेस टर्न हो जाएगा किसमें? ब्लू में। बेस टर्न हो जाएगा ब्लू में, यानी क्षार जो है लाल से क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। अब देखिए, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। अब हमको नहीं मालूम था, ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं, आंख बंद करके मैं मारूंगा भी ना, फिर भी मैं मार दूंगा क्या? बेस मार दूंगा, यानी क्षार मार दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे मेरा क्या है? इस ट्रिक्स को आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। क्या कहता है 127? एसिटिक एसिड के बारे में, जस्ट अभी हम लोगों ने एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा है। गंध किसके समान होता है? अब देखिए, एसिटिक एसिड से क्वेश्चन ये बीपीएससी आज नहीं बल्कि कई बार पूछ चुका है, पीवाईक्यू इसका है। अब देखिए, टमाटर ऐसा क्या है भाई साहब? टमाटर कभी नहीं होगा। मिट्टी तेल, मिट्टी तेल एसिटिक एसिड से संबंधित नहीं है। अब आता है सिरका। सिरका के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिरका होता है इसका आंसर, ठीक है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? आप ये भी पूछा जाता है कि सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, इसलिए भी आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं 128 पे। 128 मतलब 128 नंबर, 128 नंबर। चलिए 128 नंबर क्या कहता है मेरा? कहता है कि शुष्क HCl मतलब ड्राई HCl गैस जो है, अभी जस्ट हमने देखे एसिड है, क्या है? एसिड है। शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, मतलब क्यों नहीं बदलती है, ये बताना आपको। अब देखिए, अभी ड्राई HCl, ए ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। ऐसे कैसे साहब? अभी जस्ट मैंने देखा है ना, क्या देखा है कि जब अगर मान लिया जाए HCl एसिड है, मैंने आपको ट्रिक्स अभी बताया है कि जब बेस होता है तो टर्न हो जाता है ब्लू में, और यहां दिया हुआ है क्या? ये तो है एसिड, एसिड कैसे ब्लू में चेंज होगा? तो ये तो कभी होगा ही नहीं, यहां ब्लू नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। दूसरा, अब देखते हैं क्या कहता है यहाँ, लेकिन ये तो ऑलरेडी सेंटेंस ही गलत है। नेक्स्ट कहता है कि लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, प्लस आयन है। नेक्स्ट कहता है HCl, आंसर तो आगे मेरा दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। अब कहता है कि ये कैसे काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा, ये गलती हो गई। अब मेरा आंसर क्या है? क्यों होता है? तो ई बी के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
129। अब 129 देखते हैं। 129 में क्या कहता है? कहता है कि विषम का पता लगाइए। विषम मतलब ऑड। अब देखिए दोस्त, ये मजेदार क्वेश्चन, सच बताऊं ये क्वेश्चन ना बीपीएससी वाला जिसने भी बनाया है, जो भी सेटर बनाया है, मजेदार क्वेश्चन दिया था। सीमेंट का सेंटिंग करना, सीमेंट का सेंटिंग करना, कोयले का जलना और फल का पकना। सच बताऊं तो इसमें क्या क्वेश्चन, आप लोग पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए थे, मुझे नहीं मालूम, बट जरूर बताइए। बट मैं जो समझ रहा हूं, सीमेंट का सेंटिंग मतलब क्या होता है? सीमेंट का सेंटिंग जो मैं समझ रहा हूं, इसका मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट क्वालिटी। ठीक है, कंक्रीट क्वालिटी मतलब क्या, कि ये सीमेंट का सेंटिंग का मतलब होता है कि वो टाइम जो सीमेंट को जमने में लगता है, मतलब वो टाइम जो सीमेंट को जमने में लगता है, ये भी टाइम की बात है। दूसरा कहता है कोयले का जलना, ये भी कोयला जो आप एक्सक्रेशन करते हैं माइनिंग करके, उसके बाद जलता है तो जलने में टाइम लेता है, ये भी टाइम की बात आ रही है। तीसरा फल का पकना में, तो फल के क्या कहते हैं, जन्म लेने से लेकर पकने तक में, ये भी एक टाइम का बोध करवाता है। तो क्या कहते हैं, ऑड खोजना हमको, ऑड तो इसमें कुछ है ही नहीं मुझे, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। आप लोग भी बताइए कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे अप्रोच लिया, कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अभी देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इसमें मैं ये सोच रहा हूं। आप कैसे सोचते हैं जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, और कमीशन के द्वारा आंसर भी दिया गया है। दोस्त मैं आंसर बता दूं कि कमीशन के द्वारा फाइनल आंसर की से ये आंसर है 130 नंबर। 130 क्या कहता है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। अब दोस्त बता, हम आपको सच बता रहे हैं, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा पीवाईक्यू पर इतना रिसर्च कर चुके हैं हम, 15 साल बीपीएससी या 15 साल यूपीएससी, और स्टेट पीसीएस को तो यूपी पीसीएस को भी कर किया हुआ है। तो मैं पीवाईक्यू इतना किया हूं कि मुझे कई क्वेश्चन मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से ही उठाया गया है। अब देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, उनके पास समान क्रिस्टल की संरचना है। दोस्त कभी नहीं होता है, समान क्रिस्टल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं बता दूंगा आपको। अब हम छोटा देख लें, हीरा को, डायमंड को हम डी से लिखते हैं, अग्रेफाइट को हम जी से लिखते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल के बारे में बता, जब बात करेंगे इसके बारे में, तो इसका जो होता है डायमंड का जो संरचना होता है, वो क्या होता है, त्रिआयामी होता है। क्या होता है, त्रिआयामी होता है, त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशन। अग्रेफाइट का जो होता है, ये षटकोणीय होता है, षटकोणीय होता है, मतलब 6 वाला होता है। अब देखिए ये तो अलग अलग है ना, ये तो आपका गलत हो गया ना। अब उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, कठोरता हार्डनेस की बात कर रहा है। दोस्त आप बताइए क्या दोनों समान कठोरता कठोरता है? जी नहीं। आप जानते हैं डायमंड क्या है, हैवी कठोर है, क्या है, हैवी कठोर है, मतलब बहुत ज्यादा है। और ये देखिए ग्रेफाइट, मतलब पेंसिल को देखिए, बहुत कम है, ये मतलब बहुत इजीली टूट जाता है, इसीलिए ये भी गलत है। अब देखिए उनकी विद्युत चालकता समान होती है। अब बताइए दोस्त, ये क्या, इसकी कंडक्टिविटी जो है, चालकता समान होती है? समान होती है? कभी नहीं। आप जानते हैं डायमंड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक का क्या है, कुचालक है। क्या है, बैड कंडक्टर है, कुचालक है। और ये क्या है, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब बताइए ये भी आपका गलती हो गया। अब बताइए इसमें से कौन आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? तीनों का तीनों गलती हो गया, इसलिए इसका आंसर ई होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 100, नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 131 क्वेश्चन। 131 क्या कहता है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र, रंध्र का दोस्त मतलब होता है, मैं बता दूं बाइलिंगुअल, क्योंकि इंग्लिश वाले आप देखिए एस्टोमेटा बोलते हैं, एस, एस्टोमेटा, ठीक है, एस्टोमेटा बोलते हैं। एस्टोमेटा खुलते और बंद होते, ओपन और क्लोज होते हैं। अब देखिए एस्टोमेटा का क्या काम है, आप देखे होंगे पत्ती, किसी भी कोई भी प्लांट की जो पत्ता होता है, पलिप्स होती है, उसका क्यों बंद होता है, क्यों खुलता है? कहता ए ऑप्शन, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना। साहब कभी नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं है। अब आता है कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऐसा कहीं नहीं बात है न्यूक्लियस, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें है ऑप्शन होगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ठीक है। एस्टोमेटा के कारण आप देखे होंगे
जब पानी कम रहता है तो कई रेगिस्तान वाले एरिया में क्या होता है कि अपना कई प्लांट्स ऐसा है जो क्या करता है, वहां पर लीव्स होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? मांसल होता है उसका स्टेम। क्यों? क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, इसीलिए वो अपना आकार ऐसा बना लेता है। और आप देखेंगे कि जब बिहार की बात किया जाए, जब इधर वाला एरिया की बात किया जाए, नॉर्थ इंडिया की बात किया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पानी की मात्रा उच्च होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है पानी। तो मेन एस्टोमेटा का रीजन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो पानी की मात्रा, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और वाष्पीकरण, पत्ती से वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल कहता है सूर्य के प्रकाश डॉट 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 वेवलेंथ को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए, क्लोरोफिल तो जानते ही हैं कि क्लोरोफिल के कारण किसी पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है? कलर हरा होता है। अब बताइए, हरा होता है, हरा होता है कि हरा, हरा हम लोग देखते हैं साहब, हम लोग देखते हैं, हरा देखते हैं, हरा होता नहीं है, हरा हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है कि हरा को वो रिफ्लेक्ट करता है। हरा को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हम लोग को देता है। अब शोषित की बात, सबसे पहली बात, हरा यहाँ है, इसको कट कर दीजिए। हरा यहाँ है, इसको कट कर दीजिए। अब बताइए, कौन, ये दोनों कट गया तो बचता लाल और नीला। बिल्कुल सर, ये लाल और नीला को ही तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब देखिए कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोग मुझे जरूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इस अप्रोच को आप लोग कितना अच्छा से ले रहे हैं। ठीक है, तो हरा हम लोग देखते हैं, इसीलिए नीला हरा, इसका आंसर क्या होगा? लाल और नीला हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 133, ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखते हैं। पहला कहता है, ये हम नीचे से चलते हैं। पर्णवृंत, पर्णवृत्त का जो है इंग्लिश होता है पेटियोल। क्या होता है? पेटियोल। मैं पर्णवृत्त का इंग्लिश लिखता हूं पेटियोल, पेटियोल, पेटी, ठीक है, पेटियोल होता है। अब देखिए, पर्णवृत्त मतलब क्या होता है? पेटियोल का मतलब ये होता है कि पत्ती को तने से जोड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है ये? बिल्कुल सही है। अब कहता है नहीं, चेक करना है ना। फिर नेक्स्ट बी कहता है कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता उसको लता बोलते हैं। बिल्कुल सही है सर, आप जानते हैं हम लोग लता, जो खड़ा नहीं होता उसको लता ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पान के पत्ता को ले लिया जाए तो एक लता है, पान के पत्ता को ले लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए नंबर। कहता आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर और तना, यानी आधार के पास उसका क्या होना चाहिए? थिक हार्ड स्टेम होना चाहिए विद ब्रांचिंग नियर बेस। अब देखिए, ये पेड़ में कहाँ आप देखे हैं कि उसका बेस के पास जो है बहुत ज्यादा मोटा होता है, कठोर होता है? ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आप देखे होंगे कहाँ पे? ये झाड़ी में देखे होंगे, ये झाड़ी में देखे होंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये, इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर? ए हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका आंसर हम क्यों, मैंने क्यों मारा, ए नहीं मारा। ये सही है, बी भी सही है, बी इधर से सही है, बट ये ऑड क्या है, मुझे पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो मेरा ये इस पेड़ की जगह झाड़ी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ए आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सक्शन पुल, सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? अब देखते हैं क्या कारण है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अवशोषण हो सकता है? अवशोषण कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लिया जाए पानी अगर अवशोषण अवशोषित कर लेगा कोई, मान लीजिए पेड़, तो क्या लगता है कि आपको बहुत ऊंचाई तक वो अपने आप को पहुंचा देता है? ऐसा नहीं है। अब आता है हम वाष्प उत्सर्जन। इससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या कहता है? वाष्पीकरण के माध्यम से ड्राई होता है। क्या होता है? ड्राइनेस के बारे में बात कर रहा है कि ये सूख जाएगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां बोल रहा है कि पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये सूखने की बात तो नहीं कर रहा है, ये भी मेरा गलती हो गया। अब बचा कौन? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन का इंग्लिश होता है ट्रांसपैरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है ये क्या है? ट्रांसपीरेशन बेसिकली होता क्या है कि ये जो लीव्स है, मान लीजिए कोई पत्ती है, तो जो लीव्स होता है या स्टेम, वेट स्टेम होता है, जो गीला स्टेम होता है या शुरुआती स्टेम कह सकते हैं, उसको सूर्य के जो कठोर प्रकाश होता है, यानी तीखा कठोर प्रकाश से कह सकते हैं, उसको क्या करता है? उससे सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करते हैं? सन का जो लाइट होता है, सनलाइट शुरुआती दौर में क्या करता है? जो वेट स्टेम होता है, वेट स्टेम होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
प्रोटेक्ट कर, इसीलिए इसका आंसर क्या कहता है, और यहां पानी पहुंचा देता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति योग्य बनाता है। स्व प्रकृति, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहा है। अब बताइए कोई भी ऐसा चीज बताइए जिसमें सिर्फ केवल डीएनए की उपस्थिति, ऐसा नहीं है। आरएनए की उपस्थिति, ऐसा नहीं है। अब डीएनए और आरएनए दोनों की, बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के माध्यम से उसे स्व प्रकृति बनाता है क्लोरोप्लास्ट, इसका आंसर ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि कंकाल, स्केलेटन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, और वे अपने, और जो मोड़े जा सकते, मतलब टर्न कर सकते हैं उसको, ठीक है, बेंड कर सकते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको। अब देखिए एक एक ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। अब कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स के बारे में क्या होता है, कार्पल्स ये होता है कि जैसे मेरा मान लिया जाए, ये मेरा क्या है, ये हाथ है, ये सॉरी कैसे मैं बना दिया, देखिए मुझे एक्चुअली फिगर बनाने नहीं आता है, तो ये मेरा हाथ हो गया, तो ये हाथ का ये फिंगर हो गया, तो ये जो यहाँ जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पल्स, यानी क्या, हाथ में जो कलाई में उंगली को जोड़ने का काम करता है ना, ये कलाई में, इसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। अब कहता है कि हड्डियों, ये तो मोड़े, ये कभी होगा ही नहीं। अब कहता है यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज यही होता है, हड्डियों की तरह सख्त होते हैं, मोड़े जा सकते, ये कार्टिलेज, इसका फाइनल आंसर कार्टिलेज। बट हम लोग सिर्फ आंसर जानते तो नहीं है ना, हम लोग तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर होना क्यों चाहिए, दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए। अब वर्टिब्रे, अब वर्टिब्रे का मतलब होता है, वर्टिब्रेट्स का मतलब जहां पर मान लीजिए जिसके पास एक ऐसा जीव जो रीढ़ की हड्डी वाला हो, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है, तो रीढ़ की हड्डी की बात करेगा, तो इसमें रीढ़ की हड्डी क्या होता है, अपने जैसे मन हम पीछे आगे पीछे मोड़ लेते हैं, नहीं मोड़ते हैं ऐसा, इसीलिए इसका कार्टिलेज आंसर होगा, ये नहीं होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 137। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, 137 क्वेश्चन लाइकेन के बारे में है दोस्त, ये भी पी बाई क्यू है, ठीक है, पी बाई क्यू। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने बनाया होगा कि क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश के साथ एक साथ रहते हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये शैवाल और लाइकेन है, ठीक है, मतलब शैवाल और कवक लाइकेन के बराबर होता है, इसीलिए इसका आंसर सी। इसमें क्या है बताना, ठीक है। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर कहता है कि मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। अब बताइए मादा एनोफ्लीज को, अब इसका क्या होना चाहिए, देखते हैं, अधस्थ अधस्तर के साथ एक कोण पर, ठीक है, यही आंसर है इसका, कमीशन के द्वारा यही आंसर दिया गया है। तो हम लोग इस आंसर को क्या करेंगे, इन फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 69 या नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे, कुछ चीज साइंस में याद करना होगा याद कर लेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 139। 139 में क्या कहता है, 139 में कहता है कि शरीर में प्रतिरोधक, मतलब इम्यूनिटी की बात कर रहा है, एंटीबॉडी की बात कर रहा है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्लांट है। दोस्त अब मैं एक एक करके बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, अब एक एक हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता से संबंधित क्या है, डब्ल्यूबीसी का संबंध है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का संबंध है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का संबंध क्यों है, डब्ल्यूबीसी को ही का ही एक पार्ट होता है ल्यूकोसाइट, क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का ही सेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल होता है, उस सेल में एक पार्ट होता है, क्या होता है, इसमें होता है ल्यूकोसाइट में टी सेल और बी सेल होता है, ठीक है। अब टी सेल और बी सेल क्या होता है, ये लिम्फोसाइट का एग्जांपल है, क्या है, लिम्फोसाइट। यानी अब देखिए कहां से हम लोग समझने की कोशिश किए, पहले तो हम लोग को पता था डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट का ही पार्ट एक होता है टी सेल और बी सेल होता है, और यही टी सेल बी सेल किसका पार्ट है, लिम्फोसाइट का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, मेरा आंसर यानी आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्लेटलेट्स पे, ये ऑप्शन क्या कहता है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट, ठीक है, ये थ्रम्बोसाइट हो गया। अब देखते हैं आरबीसी, ये आरबीसी को क्या बोलते हैं सर, ये आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट,
एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि लिम्फोसाइट सॉरी आरबीसी का क्या नाम है, तो एरिथ्रोसाइट इसका आंसर आप देखेंगे पीवाईक्यू तो आपको मिल जाएगा उसमें। तो हम लोगों ने देख लिया एबीसी को। आज के सेशन का मेरे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले जो हमारे सीरीज में ए नंबर सीरीज आपके पास होगा, तो देखेंगे मैथमेटिक्स वाले 140 से लेकर के 41 से लेकर 150 तक है, वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।